हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता। शाहबानो केस 1985 जो एक ऐसा केस जो लॉ की इंटरप्रिटेशन तो करता ही है, बट उसके साथ साथ हमें रिलीजन की भी इंटरप्रिटेशन देखने को मिलती है बड़ी बाखूबी से इस केस में। शाहबानो जो 62 इयर्स के थे, तो उनके साथ उनके हस्बैंड ने क्या किया, उनको डिवोर्स दिया। डिवोर्स देने के बाद मुस्लिम में हमारे पास एक लॉ है क्या कि अगर एक हस्बैंड मुस्लिम वुमेन को डिवोर्स दे देता है तो मुस्लिम वुमेन के सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं। रिलेशनशिप तो खत्म होता ही है, उसके मेंटेनेंस के भी राइट खत्म हो जाते हैं। मेंटेनेंस जो देनी होती है वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक देनी होती है। जो इद्दत पीरियड होता है वो 90 डेज का होता है। तो इसी चीज को लेके शाहबानो ने केस फाइल किया अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जो बताता है कि हस्बैंड की ड्यूटी बनती है अपने वाइफ, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने की। तो इस केस में एक इशू आता है कि हमारा एक जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ बोलता है कि वाइफ को जो मेंटेन किया जाएगा वो कब तक किया जाएगा, इद्दत पीरियड तक किया जाएगा। बट सेक्शन 125 जो है वो हमारा एक सेक्युलर सेक्शन है। सेक्युलर का मतलब कि कोई भी धर्म के इंसान इस सेक्शन को यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद केस शुरू होता है। उस केस के जो एडवोकेट होते हैं उनका नाम होता है एडवोकेट डैनियल लतीफी, जो काफी अच्छे एडवोकेट, जो एक मुस्लिम कम्युनिटी के एक तरह से अगेंस्ट जा रहे थे, और शाहबानो भी मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट जाके इस केस को फाइल करते हैं। जब ये केस फाइल होता है काफी ज्यादा चर्चा में होता है, न्यूज में होता है। फिर भी डैनियल लतीफी जब ये केस फाइल करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला इशू यही होता है कि जो सेक्शन 125 में जो वाइफ है, क्या वाइफ में मुस्लिम वुमेन्स, मुस्लिम वाइफ भी इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी। तो इसमें हमें कोई इशू नहीं था क्योंकि ये सेक्शन क्या था, सेक्युलर था, सेक्शन 125। उसके बाद डैनियल लतीफी सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट नहीं करते, उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, वो रिलीजन का भी सहारा लेते हैं। वो कुरान के कुछ आयात लेके आते हैं, कुरान के आयात को पढ़ते हैं और लोगों को समझाते हैं कि मुस्लिम वुमेन के जो राइट्स हैं कुरान ने बड़ी बाखूबी से दे रखे हैं। डाइवोर्स जो वाइफ हैं, जो जिनका तलाक हो रखा है, उनके भी राइट्स बड़े अच्छे से दे रखे हैं। तो हम कुछ आयात को समझने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने कोर्ट्स में दिखाई। तो पहली आयात को हम देखते हैं। पहली आयात जो ली वो कहां से ली? इंग्लिश वर्जन ऑफ 2 आयात ऑफ मोहम्मद जफरुल्लाह खान, पेज नंबर 38। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था फॉर डाइवोर्स वुमेन ऑल्सो देयर शैल बी प्रोविजन अकॉर्डिंग टू व्हाट इज फेयर। अगर आप देख रहे हो कि उन्होंने कहा कि जो आपके पास डाइवोर्स वुमेन है उनको क्या देना चाहिए, आपको एक फेयर, एक रीजनेबल प्रोविजन देनी चाहिए। उसके बाद दूसरी आयत को हम देखते हैं। द ट्रांसलेशन ऑफ आयत 240 to 241, द मीनिंग ऑफ कुरान वॉल्यूम 1 पब्लिश्ड बाय द बोर्ड ऑफ इस्लामिक प्रोडक्शन दिल्ली। उस कुरान में क्या लिखा गया था? उसमें लिखा गया, उस आयत में क्या लिखा गया, तो मैं आपको करेक्ट बताता हूं क्या लिखा गया। उसमें यह लिखा गया था कि अगर एक मुस्लिम वुमेन है, मुस्लिम वाइफ है, और हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो हस्बैंड को इतना तो वाइफ के लिए करके जाना ही है, मतलब इतना रखना ही रखना है कि वाइफ खुद मेंटेन कर पाए, उसके पास इतने पैसे हो कि वो अपना सर्वाइव कर सके और उसको अपने घर वापस, अपने पेरेंट्स के घर वापस ना जाना पड़े। तो इतना इंतजाम होना चाहिए। उसके साथ साथ इसमें यह भी लिखा था कि अगर वुमेन खुद, वाइफ खुद घर छोड़ के जाती है हस्बैंड का, तो उस वाइफ को देने की कोई जरूरत नहीं है मेंटेनेंस। बट अगर वाइफ को आप घर से निकाल देते हो तो आपको कहीं ना कहीं रीजनेबल फेयर करना पड़ेगा वाइफ के साथ। तो ये आयास, अभी तो हमने आपको 2-3 आयास बढ़ाई, बट काफी सारी आयास को पढ़ा गया, और वो सारी की सारी आयात जब देखी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो देखा गया कि ये सारी आयास किसकी फेवर में है? मुस्लिम वुमेन की ही फेवर में है। जब वाई चंद्रचूड़ जजमेंट देते हैं, वो भी मुस्लिम रिलीजन का सहारा लेते हैं। वो भी ये कहते हैं कि कुरान में भी लिखा है कि मुस्लिम वुमेन जो है, जो डाइवोर्स वुमेन है, उनके साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए, उनके साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो धर्म से ऊपर लॉ नहीं होता। कभी कभी धर्म ऊपर रहता है, और लॉ भी हमेशा जो रहता है वो जस्टिस के लिए रहता है, ना कि इनजस्टिस के लिए बना है। जो लॉ होगा वो फेयर होगा और रीजनेबल होगा, ना कि किसी के साथ अनफेयर और अनरीजनेबल होगा। तो जब ये केस होता है, इस केस में वाई डी चंद्रचूड़ अपनी जजमेंट देते हैं, बड़ी बाखूबी से देते हैं। वो बोलते हैं सेक्शन 125 सेक्युलर सेक्शन है, इसमें आपके मुस्लिम वाइफ इंक्लूड होंगे। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि कुरान में भी स्पेसिफिकली मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन के लिए काफी सारी प्रोविजंस हैं। पर ये केस यहां नहीं थमा। इस केस में एक ट्विस्ट आया 1986 में, जब गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम था द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट। जो ये 1986 का एक्ट था, इसमें फिर से कहा गया कि जो इद्दत पीरियड है
वहां तक की मेंटेनेंस मिलेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, उस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक तरह से बिल्कुल एसेंस खत्म हो चुका था, बट डैनियल अभी भी चुप नहीं बैठे। 2001 में वो फिर से वापस आ रहे हैं। उन्होंने केस फाइल किया। उस केस का नाम था डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का केस। जो ये केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बताया कि हस्बैंड को रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इश्यू राइज हुआ इस जजमेंट के बाद, शाहबानो जजमेंट के बाद, कि क्या पर्सनल लॉ से भी ऊपर आपके अदर लॉज हो जाएंगे। ठीक है, हमारे जो पर्सनल लॉ है वो हमेशा ऊपर रहने चाहिए, क्योंकि वो स्पेशल लॉज हैं। तो ये इश्यू राइज हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में साफ साफ क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया? कि फेयर प्रोविजन इंक्लूड्स फ्यूचर मेंटेनेंस नॉट लिमिटेड टू इद्दत पीरियड। सबसे प्यारी लाइन उन्होंने ये लिखी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह इज ऑल पावरफुल, ऑल वाइज। वो किसी के साथ गलत नहीं करेगा, चाहे वो डिवोर्स वुमेन ही है। तो इस जजमेंट को डैनियल लतीफी में फिर से शाहबानो के केस को एसेंस मिला। ये लड़ाई 1985 से चलते चलते ये लड़ाई कहां तक पहुंची? 2001 तक गई। 1980 में केस फाइल हुआ, 1985 में शाहबानो की जजमेंट आई, 2001 में फिर से डैनियल लतीफी को एक जीत हासिल हुई। तो ये केस इतना लंबा जरूर चला, बट हम हमेशा यही कहते हैं, जो हिम्मत रखता है, जो हर कदम में एक हौसला बना के रखता है, एक विल पावर बना के रखता है, तो वो कोई भी चीज को जीत सकता है। चाहे आपके अगेंस्ट पूरी कम्युनिटी क्यों ना हो, आपके अगेंस्ट पूरा का पूरा लॉ क्यों ना हो, तो भी आप उस चीज को जीत सकते हो अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो और ऑनेस्ट हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।